जैसा कि आज हम लोग क्लास 11th के न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मिति, पर कुछ बुक्स में इसको स्टोइकियोमेट्री ही लिख देता है। तो हम लोग जो इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे वो स्टोइकियोमेट्री ही करेंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। फिलहाल हिंदी जानते हैं इसके क्या होती है, रस समीकरण मिति होती है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, आखिर ये रस समीकरण मिति होती क्या है। बहुत आसान सा जवाब है, सीधा सा, कुछ नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया में मूल अवधारणा का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा को कैसे यूज करेंगे, बस वही है क्या, स्टोइकियोमेट्री है। बहुत आसान है, या यूं कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा की गणना करना है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी रहेगी, उसमें अभिकारक या उत्पाद की अगर मात्रा को गणना करना है तो बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। और किसकी सहायता से गणना करते हैं, मोल अवधारणा यानी मोल कॉन्सेप्ट को लगाते हुए उसको सॉल्व करते हैं। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेथड, सबसे पहला जो मेथड कहता है, सबसे पहला मेथड कहता है कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप यही है, सबसे पहला काम यही है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में दी रहेगी, इस क्वेश्चन में बस एक जगह आपको दिक्कत आएगी कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया लिखी रहेगी, तब तो क्वेश्चन जल्दी कर लोगे। नहीं लिखी रहेगी तो बस उसी लिखने में जो प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि अभी आप नए 11th में आए हैं, तो हो सकता हो कुछ अभिक्रिया न लिख पाएं, पर समय के साथ साथ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए पहला स्टेप क्या कह रहा है कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप, दी गई जानकारी को मोल में परिवर्तित कर लेंगे। दी गई जानकारी अभी एग्जांपल में दिखाएंगे क्या है। जो भी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में दिया गया है, उस इंफॉर्मेशन को चाहे वो केजी में दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो, मतलब कुछ भी हो, चाहे आयतन में दिया गया हो, चाहे परमाणुओं की संख्या हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दी है उसको सबसे पहले हम लोग मोल में चेंज कर लेंगे। ठीक, अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया ऐसे है, N1A प्लस N2B, और ये अभिक्रिया करके बना रहा है N3AB। इस तरह से ये एक अभिक्रिया है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसको हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि ये बैलेंस्ड है। कैसी है, बैलेंस्ड है। ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें स्टोइकियोमेट्री कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ी एक बात और जान लीजिए। जो A के पहले आपको N1 लिखा नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो आपको B के पहले N2 लिखा नजर आ रहा है, इसको भी हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो AB के पहले N3 लिखा नजर आ रहा है, इसको भी हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक एग्जांपल के साथ देखिए, जैसे आपको पता है जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं, है ना, H2O का निर्माण करते हैं। आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 2 होगा, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, इसके पहले ये जो 2 लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मितीय गुणांक बोलते हैं। और यहाँ O2 के पहले कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो इस 1 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी रस समीकरण मितीय गुणांक। शॉर्टकट में इसको हम हमेशा गुणांक बोलेंगे। आप समझेंगे कि हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट या गुणांक, हिंदी इंग्लिश। ठीक, अब आप देख रहे हैं H2O के आगे यहां पर देख रहे हैं लिखा है 2, ये भी क्या है, गुणांक है। कौन सा, रस समीकरण मितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात समझ में आई। तो मतलब A के पहले यहां पर जो लिखा है N1, ये क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। N2 क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। N3 क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हम इसी को गुणांक बोलेंगे। N1 क्या है, गुणांक। N2 क्या है, गुणांक। N3 क्या है, गुणांक। अब समझिएगा, इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन यहां लिख सकते हैं, क्या, वो ध्यान दीजिएगा। हम लिख सकते हैं A के मोल, मतलब मोल किसके, A के, बटे गुणांक। गुणांक यहां पर क्या है, N1 है। ये A के मोल बटे N1 बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, B के मोल और बटे किसके बराबर होंगे, N2 के बराबर होंगे। और ये किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये किसके बराबर होगा, AB के मोल, ध्यान देंगे,
और ये AB के मोल बटे गुणांक यहाँ पर आपकी बार क्या है N3 है। तो मोल A के मोल बटे N1 बराबर B के मोल बटे N2 और बराबर AB के मोल बटे N3। मतलब मोल बटे गुणांक जितने भी लोग यहाँ पर चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, सबके मोल बटे गुणांक आपस में बराबर होते हैं। ये बात जान लीजिए। पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लगाएंगे कौन सा, तो ये यहां पर हमने लिख दिया है, ध्यान से। बस यही काम अगर आप सीख गए तो सारे क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड में मत जाइए, एक ही नियम में मत जाइए, इसको फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कहता है कि जो दिया है, क्या दो ही जगह फोकस करना है, एक तो जो दिया है और दूसरा जो पूछा है। बस इन्हीं दो के लिए मोल बटे गुणांक को बराबर कर देना है। होते सब आपस में बराबर हैं, पर किसको किसको बराबर लिखना है सॉल्व करते समय, जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो दिया है और जो पूछा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल बटे गुणांक को बराबर कर देंगे। आ रही बात समझ में? आइए जब इसको क्वेश्चन से हम लोग करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, पहला स्टेप क्या करना है, बैलेंस करना है रिएक्शन को। दूसरा स्टेप क्या करना है, दी गई इंफॉर्मेशन को मोल में चेंज करना है। तीसरा स्टेप करना है जो दिया है और जो पूछा है उसके मोल बटे गुणांक को बराबर कर देना है। ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। यही हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि उच्च ताप तथा दाब पर H2S के 2 मोल SO2 गैस से अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात उत्पन्न सल्फर की मात्रा ज्ञात कीजिए। और ये रिएक्शन यहां पर लिख दिया है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप कहता है कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सल्फर यहाँ 2 सल्फर 3 सल्फर है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 4 है, मतलब रिएक्शन ये बैलेंस है। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप हो चुका है। दूसरा स्टेप, दी गई जानकारी को मोल में चेंज कीजिए। क्वेश्चन में जानकारी कौन सी है, जानकारी केवल इतनी है कि उच्च ताप तथा दाब पर H2S के 2 मोल। ओहो हो, बधाई हो, यहां जो जानकारी है वो पहले से ही मोल में है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है, दिया है, यहां पर दिया है जो H2S है वो कितना है, वो 2 मोल है। H2S है 2 मोल, तो ये जानकारी दिया है पहले से, तो हमें दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। आगे क्या करना है, अब आगे देखिएगा, पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस, दूसरा स्टेप दी गई जानकारी मोल में, वो पहले से था। थर्ड स्टेप, जो दिया है और जो पूछा है उसके लिए मोल बटे गुणांक को बराबर कर देना। देखिए दिया क्या है, तो H2S की ही जानकारी दिया है, तो चलिए H2S कहां पर है, ये है H2S, तो H2S का मोल बटे गुणांक, तो देखिए मोल किसका, H2S का, तो मोल हो जाएगा यहां H2S का बटे गुणांक। अब गुणांक यहां पर कितना है, H2S का गुणांक यहां पर लिखा है 2, तो यहां पर लिख देंगे 2 ऐसे, बराबर जो दिया है और जो पूछा है। पूछा किसके बारे में है, तो पूछा है सल्फर की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो सल्फर के बारे में पूछा है, तो इसके लिए भी मोल किसके बताइए, सल्फर के, तो मोल सल्फर के बटे कोफिशिएंट इसका, मतलब गुणांक इसका कितना होगा, 3। यही है ना, जो दिया है और जो पूछा है दोनों के लिए मोल बटे गुणांक को बराबर कर दीजिए। अब बस इसको हल कर देना है, आपका आंसर आपके हाथ में है। देखिए कैसे, तो H2S के मोल यहां पर आप देख पा रहे हैं कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो यहां H2S के लिए रख दिया गया 2 बटे 2 हो गया, बराबर ये क्या हो जाएगा, मोल किसका, सल्फर का। मोल यहां पर निकाल रहे हैं हम लोग सल्फर का, बटे हो जाएगा 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब सल्फर के मोल यहां से कितने आ गए, 3 मोल आ गए। कितने आ गए, 3 मोल आ गए। पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं सारी वैल्यूज किसमें दी गई, ग्राम में, तो हम इसका मतलब हमें जो सल्फर की मात्रा है वो किसमें बतानी है, ग्राम में बतानी है, मतलब द्रव्यमान उसका बताना है। तो एक चीज आप जानते हैं, मोल को कैसे द्रव्यमान में चेंज करेंगे, मोल को देखिए N = W/m, यही है ना, तो मोल को कैसे द्रव्यमान का मान कैसे निकालते हैं, आपको पता है, जो भी मोल की वैल्यू है उसमें उसके आणविक द्रव्यमान से अगर गुणा कर देंगे तो वही द्रव्यमान हो जाता है। फिर से शॉर्टकट मारा करिए, क्या, जो भी मोल है उसमें उसके आणविक द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए तो वही क्या बन जाता है, द्रव्यमान बन जाता है। तो ये मोल है। सल्फर का मोल कितना है बताइए, 3 है, सल्फर का मोल 3 है। अब अणु रहेगा तो आणविक द्रव्यमान, परमाणु रहेगा तो परमाणविक द्रव्यमान। अब यहां पर सल्फर एक परमाणु है ना, तो यहां पर सल्फर का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर किससे 32 से गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें द्रव्यमान चाहिए सल्फर का, ठीक, लिख दे रहे हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसका निकालने बताइए, सल्फर का। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो मोलों की संख्या है इसी में इसके परमाणविक द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए, और वो यहां पर लिखा है 32, तो गुणा कर दिए, तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9,
तो कितने ग्राम आ गए बताइए, 96 ग्राम आ गए। तो देख लीजिए ऑप्शन कहीं पर आपका 96 ग्राम, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, तो इस तरह से करना है, जो दिया है और जो पूछा है उसके मोल बटे गुणांक को बराबर कर देना है। हमारे स्क्रीन पर ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए, और रिएक्शन इस तरह से दिया है। स्टेप सारे वही पुराने हैं। पहला स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ कितना है बोलिए 2, नाइट्रोजन यहाँ 1 तो 2 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। पहला स्टेप रिएक्शन को बैलेंस कर लिए। सेकंड स्टेप दी गई इंफॉर्मेशन को मोल में चेंज कीजिए। तो यहाँ कितने ग्राम ऑक्सीजन है बताइए, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, दिया क्या है, दिया है 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसको मोल में चेंज कर लीजिए। तो मोल में कैसे चेंज करते हैं, N इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है W बटे M, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू M, यानी मोल में अगर आणविक द्रव्यमान से गुणा कर दें तो वही क्या हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है। और N में अगर W में M से डिवाइड कर दें तो वही क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। तो दिए गए द्रव्यमान में अगर आणविक द्रव्यमान से भाग दे दें तो वो क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है 32 है, और इसका आणविक द्रव्यमान तो देखिए O2, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ 32, तो 32 से 32 कैंसिल हो गया, तो ऑक्सीजन कितना आ गया आपका 1 मोल यहाँ पर आ गया है। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस, दूसरा स्टेप दी गई इंफॉर्मेशन को मोल में चेंज कर लिए, तीसरा स्टेप जो दिया है और जो पूछा है उसके लिए मोल बटे कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए। तो देखिए दिया क्या है, दिया है ऑक्सीजन, और पूछा क्या है, पूछा है नाइट्रोजन। तो जो दिया है और जो पूछा है इसके लिए मोल बटे कोफिशिएंट, देखिए किसकी किसकी चर्चा है, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो इन दोनों के लिए मोल बटे कोफिशिएंट। चलिए मोल यहाँ पर सबसे पहले मोल किसका, नाइट्रोजन का, तो मोल यहाँ पर नाइट्रोजन की चर्चा हो रही है, बटे इसका कोफिशिएंट 1 है बराबर। अब ऑक्सीजन का, तो मोल किसके बोलिए, ऑक्सीजन के, तो मोल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन के, बटे कोफिशिएंट किसका, ऑक्सीजन का, तो 2 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब बस वैल्यू को रख देना है। देखिए कैसे, हमें मोल किसका, N2 का, नाइट्रोजन का, तो वो ऐसे रहने दीजिए अपॉन 1 का कोई मतलब ही नहीं, इक्वल टू मोल किसका, ऑक्सीजन का। अब बताइए ऑक्सीजन के कितने मोल आए हैं, 1 मोल आए हैं, तो ये हो जाएगा 1 और बटे ये हो जाएगा 2। तो ये बात आ गई, नाइट्रोजन का मोल हमें मिल गया 1/2 मोल। पर हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन गैस की मात्रा मतलब कि द्रव्यमान बताना है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो द्रव्यमान हमें बताना है किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का द्रव्यमान देखिए क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू ये हो जाएगा। हमने क्या बोला कि अगर आपको द्रव्यमान चाहिए तो मोल में बस आणविक द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए। तो देखिए, तो मोल इसके कितने हैं, 1/2 हैं। आणविक द्रव्यमान किसका, नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 28, तो 2 14 में 28 हो गया, तो कितने ग्राम आ गए बताइए, 14 ग्राम यहाँ पर आ गए। तो देखिए ऑप्शन है, तो आप ये देख पा रहे हैं पहला ही ऑप्शन कितना है, 14 ग्राम है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल वो कह रहा है कि 2.8 kg एथिलीन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ये HW रहेगा आपके लिए। हाँ, रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं। देखिए क्या है, एथिलीन है, एथिलीन क्या होता है, C2H4 होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब भी ऑक्सीजन, जब भी पूर्ण दहन कराते हैं, मतलब O2 से रिएक्शन कराते हैं, तो केवल यही बनेगा, क्या क्या, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। चलिए रिएक्शन हमने लिख दिया है। अब पुराने सवाल की तरह ये वाली है, आप लोग करेंगे इसको और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब 9.85 ग्राम BaCO3 बेरियम कार्बोनेट का पूर्ण अपघटन मानक ताप व दाब, ये दाब होगा, दाब पर किया जाता है तो प्राप्त CO2 का आयतन क्या होगा, प्राप्त CO2 का आयतन क्या होगा। देखिए मोल और आयतन में एक रिलेशन आप जानते हैं, N इक्वल टू होता है V/22.4। तो आयतन अगर हमें जानना है तो V क्या हो जाता है, N इंटू क्या होता है 22.4। मतलब अगर मोल में हम लोग 22.4 से गुणा कर दें तो वो हमें आयतन दे देता है। इतना जानते रहिए। अरे भाई मोल कॉन्सेप्ट तो यूज कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री की डिफिनेशन यही थी कि मोल कॉन्सेप्ट का अनुप्रयोग है बस किस पर, रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए BaCO3 का पूर्ण दहन कराते हैं। कैसे होगा, BaCO3 पूर्ण दहन कराइए इसका, तो ये क्या क्या बनता है, ये बनता है BaO और क्या बनता है CO2,
किसी भी मेटल कार्बोनेट का कराएंगे तो यही ऐसे बनेगा, मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनने वाला है। चलिए अब आप देख रहे हैं रिएक्शन आपकी पहले से बैलेंस है, बेरियम 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन 1, ठीक, ये बैलेंस है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या, पहला स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करिए। दूसरा स्टेप जो दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे मोल में चेंज कीजिए। इंफॉर्मेशन किसकी दी है, तो 9.85 ग्राम BaCO3 ये दिया है। तो ध्यान से एकदम देखेंगे कैसे, तो अब BaCO3 को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, मोल में चेंज कर लेंगे। तो BaCO3 मोल में कैसे चेंज करेंगे, दिया गया द्रव्यमान वो कितना है 9.85 ग्राम है, अपॉन आणविक द्रव्यमान इसका, तो आणविक द्रव्यमान देखिए कैसे निकालेंगे। तो आणविक द्रव्यमान के लिए बेरिलियम का द्रव्यमान कितना दिया 137, तो 137 रख दीजिए, प्लस कार्बन का कितना होता है, तो 12 होता है, 12 रख दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा बताइए 48 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इक्वल टू, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.85 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 197। तो ये इतने मोल आ गए किसके, बेरियम कार्बोनेट के आ गए। पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस हो गई। सेकंड स्टेप जो दिया है उसे मोल में चेंज कर लो, चेंज कर लिए। तीसरा स्टेप जो दिया है और जो पूछा है, कौन दिया है, बेरियम कार्बोनेट दिया है, तो ये दिया है, और पूछा क्या है, तो पूछा है प्राप्त CO2 का आयतन, ये CO2 के बारे में पूछा है। तो जो दिया है और जो पूछा है इसके मोल बटे कोफिशिएंट को बराबर कर दो। चलो ये क्या है, तो सबसे पहले मोल किसका यहां पर लिखेंगे हम लोग, BaCO3 का, तो BaCO3 और बटे इसका कोफिशिएंट यहां पर कितना है 1 बराबर मोल किसका, CO2 का, तो मोल यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की बात कर रहे हैं, बटे इसका कोफिशिएंट कितना है 1, दोनों बराबर कर दिए। अब जो वैल्यू पता है उसको रख दो यहां से, तो ये BaCO3 का मोल पता है कितना 9.85, ये बटे 197 ये पता है, बराबर मोल किसका निकल जाएगा, CO2 का, तो यहां से मोल निकल जा रहा है CO2 का, ये निकल गया देखिए आसानी से। अब देखिए हमें पर CO2 का मोल नहीं बताना था, क्या बताना था, आयतन बताना था। देखिए इतना स्टेप करने के बाद जिस रास्ते पे कहे आयतन निकालना है, इसी को आयतन में चेंज कर दीजिए, द्रव्यमान निकालना है इसी को द्रव्यमान में चेंज कर लीजिए, सब आपको मोल कांस्टेंट में पढ़ा दिया गया है। तो आयतन में क्या करना पड़ेगा, इसी मोल में 22.4 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखिए तो CO2 का द्रव्यमान आयतन कितना हो जाएगा, ध्यान से एकदम देखेंगे, CO2 का आयतन, तो आयतन किसका, CO2 का, ये क्या हो जाएगा, तो मोल में 22.4 से गुणा तो हो जाएगा 9.85 इंटू अपॉन 197 इंटू 22.4। जब इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 1.12 लीटर। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे यही आंसर आएगा 1.12 लीटर, और ये ऑप्शन अपना पहला ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है, कुछ करना कुछ नहीं है, वही स्टेप्स हैं। क्या, रिएक्शन बैलेंस, जो दिया है उसको मोल में चेंज करो, जो दिया है और जो पूछा है उसके लिए मोल बटे कोफिशिएंट को बराबर कर दो। आइए आगे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब आगे न्यूमेरिकल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए 445 ग्राम C57H110O6 से उत्पादित जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और ये आया है जेई मीन्स 2019, IIT जेई में आया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे होगा। वही पुराना स्टेप्स अपना क्या करना है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। IIT का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख पाएंगे तो रिएक्शन बैलेंस करके दिया हुआ है। दूसरा स्टेप, जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसे मोल में चेंज करना है। बहुत ध्यान से करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो दी गई इंफॉर्मेशन क्या है, 445 ग्राम ये है। आइए इसको मोल में पहले चेंज करें। तो देखिए दिया है, जो दिया है उसी को हम लोग मोल में चेंज करने चल रहे हैं। तो क्या है, C57H110O6। आइए मोल में क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 445 है, ठीक। अब आणविक द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए 57 कार्बन है आणविक द्रव्यमान। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, एक कार्बन का 12, तो 57 कार्बन का कितना हो जाएगा 57 गुणे ये हो जाएगा 12, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 110 हाइड्रोजन का 110 ही हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक। आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 445 ऐसे ही रहेगा। जब इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 890। अब ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ गया बताइए 1/2 मोल आ गया, ठीक। ये किसकी मात्रा आ गई बताइए, C57H110O6 की मात्रा आ गई। कितनी मात्रा आ गई, 1/2 मोल।
रिएक्शन बैलेंस जो दिया है वो मोल में, अब जो दिया है वो क्या दिया है, ये चीज दिया है। तो देखिए ये चीज दिया गया है और पूछा किसके बारे में, जल के बारे में। तो ये चीज हमसे पूछ लिया है, जो दिया है और जो पूछा है उसके लिए मोल बटे कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, किसका मोल यहां पर, मोल यहां पर हो जाएगा C57 H110O6 बटे इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, मोल किसका, H2O का बटे कोफिशिएंट इसका कितना है, 110 है। ध्यान समझेंगे, इसके मोल यहां पर कितने दिए गए हैं, इसके मोल आ गए हैं 1/2 मोल यहां पर आ गए हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 मोल। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 और ये नीचे ऐसे 2 ये वाला रहेगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, मोल यहां पर किसका हो जाएगा बताइए, H2O का हो जाएगा और ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो देखिए तो मोल कितने आ गए H2O के, तो मोल आ गए H2O के, H2O देखिए 110 यहां पहुंच जाएगा, तो 110 बटे ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या कट सकता है, क्या 4 दूना 8 3 11 नहीं, 2 दूना 4 ये हो जाएगा 2 पंचे 10 1 11 2 पंचे 10, तो ये आ गया 55/2 आ गया। बात समझ में आ रही है, ये मोल में आया है किसका, H2O का, पर हमें क्या बताना है, द्रव्यमान बताना है। देखिए कैसे हो जाएगा, तो अब द्रव्यमान यहां से निकालिए किसका, H2O का। तो द्रव्यमान यहां निकालेंगे H2O का, क्या करना है, इसी मोल में आणविक द्रव्यमान से गुणा कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 55/2 इंटू, अब आणविक द्रव्यमान जल का देखिए कितना होता है, यहां निकाल दे रहे हैं जल का, तो हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 18 हो जाएगा। तो 18 से यहां गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 5 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 5 45 4 क्या हो जाएगा 48, तो 485 ग्राम आ गया। क्या आ गया बताइए, H2O आ गया। क्या कोई ऑप्शन है, 485 ग्राम, 485 ग्राम। एक बार फिर 9 5 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 5 45 4 49 होगा 495 ग्राम। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये बी वाला ऑप्शन है 495 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बोनेट M2CO3 के 1 ग्राम की HCl के आधिक में अभिक्रिया कराई जाती है। पहले तो अभिक्रिया लिख दीजिए, देखिए अभिक्रिया क्या होगी, तो M2CO3 जो है, M2CO3 जो है इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है HCl के आधिक्य के साथ, HCl के आधिक्य के साथ। अब देखिए बनेगा क्या क्या, तो रिएक्शन आपको अभी नहीं आ रहा है, हम लिख दे रहे रिएक्शन, ठीक। क्या हो, क्या क्या बनेगा, एक तो MCl बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब पढ़िए आराम से क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक कार्बोनेट के 1 ग्राम की, देखिए ये जो कार्बोनेट है इसकी मात्रा कितना दिया गया है, 1 ग्राम दिया गया है, चलिए ठीक, और इसकी HCl के आधिक्य में अभिक्रिया कराई जाती है और इसमें इतने मोल CO2 पैदा होती है। तो CO2 की मात्रा भी दी गई, कितनी दी गई है, 0.01186 मोल, ये इतना दिया गया है। और हमसे पूछ क्या लिया है, हमसे M2CO3 का मोलर द्रव्यमान पूछा है। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे होगा ये। तो पहला स्टेप, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो आइए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, कैसे बैलेंस होगा, तो ये हम बैलेंस कर दे रहे हैं, M यहाँ 2 हाइड्रोजन ये Cl ये 2, हाँ रिएक्शन आपकी ये बैलेंस हो गई है। आइए अब देखते हैं, अब जो दिया है, सबसे पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस है। दूसरा काम, जो इंफॉर्मेशन दी है वो मोल में होनी चाहिए। तो CO2 वाला मामला तो मोल में है, अब इसको मोल में चेंज कर लेते हैं। कैसे होगा, तो ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। तो M2CO3 इसको मोल में चेंज करना है, M2CO3 ये मोल में कैसे चेंज होगा, तो दिया गया द्रव्यमान वो कितना है बताइए, 1 है, और इसका आणविक द्रव्यमान, और ध्यान से देखेंगे तो अगर M2CO3 का आणविक द्रव्यमान ही यानी मोलर द्रव्यमान ही हमसे पूछा है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो यहां पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, मोलर द्रव्यमान ऐसे लिख देंगे, चाहे आणविक द्रव्यमान की या मोलर द्रव्यमान की है, तो मोलर द्रव्यमान यहां पर ऐसे लिख देना क्योंकि ये हमसे पूछा ही है। तो M2CO3 का जो मोल होगा वो कितना होगा, 1/, इसका मोलर द्रव्यमान, इतने ही इसके क्या होंगे, मोल होंगे। बात समझ में आई, तो ये भी मोल में चेंज हो गया और ये भी मोल में चेंज हो गया। अब सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या कहता है कि जो दिया है और जो पूछा है उसके मोल बटे कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए। देखिए दिया क्या है, दिया है CO2 और पूछा क्या है, पूछा है M2CO3 का मोलर द्रव्यमान। जो दिया है और जो पूछा है इसका मोल बटे कोफिशिएंट बराबर कर दीजिए। देखिए क्या होगा, तो मोल किसके, मोल यहां पर लिखने चल रहे हैं हम लोग, किसके लिखने चल रहे हैं, M2CO3 के,
और इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है बोलिए 1 है, बराबर कर दिए किसके, मोल CO2 के। तो मोल यहाँ पर किसका लिखने चल रहे हैं, CO2 का लिखने चल रहे हैं, और बटे इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, दोनों को बराबर कर दिए। अब मोल M2CO3 का कितना है, तो ये है हमें पता है 1 बटे इसका मोलर द्रव्यमान, ये पता है हमको, मोलर द्रव्यमान बराबर। अब CO2 का मोल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, दिया ही है, क्या दिया है 0.01186 इतना दिया है। हमें मोलर द्रव्यमान इसी का चाहिए, किसका चाहिए, M2CO3 का। भाई ये M2CO3 का ही तो है, तो आइए निकाल लेते हैं। तो मोलर द्रव्यमान इसका M2CO3 का, M2CO3 का ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बराबर, ये भी पलट जाएगी क्वांटिटी, तो हो जाएगा 1/0.01186। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, 84.3 आएगा। आप लोग इस सॉल्व करके देख लेंगे कितना आएगा, 84.3। तो आप ध्यान से देखिए 84.3 कौन सा ऑप्शन हमारा, बी वाला ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है। आइए अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है कि एक धातु ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Z2O3 है। यह हाइड्रोजन से अपघटित होकर मुक्त धातु अपचयित होगा, यहाँ पर या अपचयित कर लीजिए, अपचयित होकर। देखिए सबसे पहले क्या, रिएक्शन को पहले लिख लिया करिए। यहां तो पूरी इंफॉर्मेशन दी ही है, क्या है कि जो आपका धातु ऑक्साइड है वो क्या है, Z2O3 है, और ये हाइड्रोजन से अपचयित हो रहा है। यहां पर क्या लिखेंगे, H2 लिख देंगे, हाइड्रोजन से अपचयित हो रहा है। ठीक, चलिए ठीक है। बन क्या कह रहा है, मुक्त धातु निकलती है। धातु यहां पर कौन है, Z, तो ये मुक्त मतलब अकेली अवस्था में निकलेगी। और क्या निकल रहा है, जल प्रदान करता है। तो और यहां पर क्या प्रदान कर रहा है बोलिए, जल, यानी H2O यहां इस तरह से प्रदान कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बैलेंस कर लीजिए। सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना है। पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2Z है तो यहाँ भी 2Z होने चाहिए। और क्या, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन कर दीजिए, 3 ऑक्सीजन कर दीजिए। 6 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ 6 हाइड्रोजन कर दीजिए। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब पढ़िए, कह रहा है कि एक धातु ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र Z2O3 है, यह हाइड्रोजन से अपचयित होकर मुक्त धातु और जल प्रदान करता है। अब कह रहा है 0.1596 ग्राम धातु ऑक्साइड के, देखिए धातु ऑक्साइड ये है, इसका कितना है 0.1596 ग्राम के पूर्ण अपघटन के लिए 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता पड़ रही है, 6 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻³ ग्राम ये हो जाएगा। तो ये भी चीज ग्राम में दिया गया है और ये भी चीज किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। अच्छी बात है। अब पूछ रहा है कि धातु का परमाणु भार हमसे यहां पर क्या है, पूछ रहा है। आवश्यकता होती है धातु का परमाणु भार बताइए। ध्यान से हम क्या करेंगे, इन दोनों के ही, ध्यान से, इन दोनों के मोल बटे कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, तो Z2O3 का मोल, तो Z2O3 इसका मोल बटे ध्यान से देखिएगा, बटे रख देंगे, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही रहेगा, बराबर इसका मोल, तो H2 का मोल देखिए क्या हो जाएगा, H2 का मोल हो जाएगा, यहाँ पर रख लेंगे, और बटे इसका भी कोफिशिएंट, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। एक थोड़ी सी हम लाइन यहाँ खींच दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। हम पहले नहीं किए, बाद में कर दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ एक लाइन ऐसे हम खींच दे रहे हैं, क्या वो चीज़ है वो भी खुद आप समझ जाएंगे क्या है। मोल Z2O3 का देखिए क्या हो जाएगा, Z2O3 का मोल क्या हो जाएगा, तो मोल आपको पता है क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो Z2O3 का कितना दिया गया है 0.1596, तो 0.1596 ग्राम दिया गया है, बटे इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो Z तो क्या है हमें पता ही नहीं है, तो कुछ देर के लिए इसका आणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान को A मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 16 या 48, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, पूछा आपसे क्या है, धातु का परमाणु भार ही पूछा है, मतलब इसी A की वैल्यू हमसे पूछा है। बात समझ में आ रही है। तो ये मोल हो गए, किसके मोल हो गए, Z2O3 के मोल हो गए। चलिए आगे देखिए, आगे हाइड्रोजन के मोल निकाल लीजिए। देखिए हाइड्रोजन के मोल निकाल लीजिए यहाँ से। चलिए ठीक, ये है हाइड्रोजन का मोल, तो क्या हो जाएगा बताइए, दिया गया द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान दिया गया है 6 × 10⁻³ दिया गया है, इतने ग्राम, बटे अब इसका क्या में रखना है, इसका आणविक द्रव्यमान रखना है, तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, 2 × 6 ये आ जाएगा 3 × 10⁻³ आ जाएगा। ये इतने मोल आ गए, किसके आगे, हाइड्रोजन के। बस देखिए पहला स्टेप क्या था, रिएक्शन बैलेंस कीजिए। दूसरा स्टेप क्या था, दी गई इंफॉर्मेशन को मोल में चेंज कर लीजिए, जो दिया है सबको मोल में चेंज कर लीजिए। तीसरा स्टेप
हम लोग क्या काम किए, इन दोनों का मोल बटे कोएफिशिएंट क्या किए, बराबर कर दिए। तो देख रहे हैं आप, मोल बटे कोएफिशिएंट बराबर कर दिए हैं। क्यों? अब आगे इसके सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए क्या हो जाएगा, तो इसके मोल रखिए, तो इसके मोल कितने आगे हैं, 0.1596 बटे नीचे क्या हो जाएगा 2a प्लस 48 हो जाएगा। इक्वल टू, भाई पूछा इसी के बारे में है ना, इसी में से किसी एक धातु का द्रव्यमान ही तो पूछा है, तो पूछा ये है और दिया ये है, दोनों को इक्वल कर दिए तो बराबर। अब यहां पर H2 के मोल रखिए, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 और बटे ये हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखिए, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, इसको उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 0.1596, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 48 हो जाएगा आराम से, 10 की घात माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.1596 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1000 से, बराबर हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 48 हो जाएगा। और सॉल्व कीजिए, तो 1000 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 159.6 हो जाएगा। ठीक, प्लस 48 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा बोलिए 2a हो जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, आइए का इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 159.6 48 0, तो हो जाएगा 6, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 4 गए 1 और ये बचेगा 1, 111.6 आ जाएगा। तो ये हो गया 111.6 बराबर हो गया 2a हो गया। आइए इधर सॉल्व कर देते हैं, तो a की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा 111.6 बटे ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो जो a आ गया वो कितना आ गया 55.8 आ गया। और ऑप्शन आप देखिए तो डी वाला ऑप्शन क्या है आपका 55.8। तो हर क्वेश्चन में स्टेप्स आपका सेम है। क्या क्या स्टेप सेम है, पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस, दूसरा स्टेप दी गई इंफॉर्मेशन को मोल में चेंज कीजिए, तीसरा स्टेप जो दिया है और जो पूछा है इसके मोल बटे कोएफिशिएंट को बराबर कर दीजिए और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अपने एनसीईआरटी बुक्स के आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।